Hello, everybody. I'm Dr. Mukesh Parik, and in today's video, I have thought to talk about this famous novel, 1984, by George Orwell. The novel, as such, has been a cult novel in the category of dystopian novels. जैसे कि हम सबको मालूम है कि एक कैटेगरी होती है नॉवल राइटिंग में जिसको डिस्टोपियन नॉवेल्स या अपोकलिप्टिक नॉवेल्स की कैटेगरी में लिया जाता है। इस टाइप का नॉवल जिसमें कुछ पॉलिटिकल या एनवायरमेंटल फेलियर्स ह्यूमैनिटी के लेवल पे दिखाया जाता है और उसके बाद में कैसे ह्यूमैनिटी आगे सरवाइव करती है उसको दिखाया जाता है। जैसे कि मोस्टली हमने हॉलीवुड मूवीज़ में अपोकलिप्टिक मूवीज़ के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। 1984 जो नॉवल है, इस पे नेट में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो नेट और जीआरएफ की सीरियस प्रिपरेशंस करते हैं उनको इस नॉवल को एक बार पढ़ना चाहिए। नॉवल बहुत बल्कि और वॉल्यूमिनस नहीं है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इट्स नॉट वेरी thick and bulky novel. It's very small novel, and even in one or two sittings you can complete the novel. Clear. Now, why I have thought to prepare a lecture on this novel today? Because for last 2-3 days I have been feeling very low uh, under this ambience of Russia-Ukraine war. और मुझे ऐसा लगा कि जब हम एमफिल किया करते थे या पीएचडी करते थे तो हमारे टीचर्स दे यूज्ड टू टेल, दिस नॉवल वाज नॉट इन आवर कोर्स एक्चुअली, बट दे यूज्ड टू टेल अस अबाउट 1984। और मुझे हमेशा, जैसे ही मैं 1984 नॉवल का नाम अपने लाइब्रेरी में जब इसको देखता हूँ या मैं स्टूडेंट्स को कभी पढ़ाता हूँ या एनी टाइम आई फाइंड दिस क्वेश्चन इन नेट, मुझे हमेशा हमारे टीचर जसबीर जैन मैम की याद आ जाती है कि जब हम एमफिल किया करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो शी वॉज प्रोफेसर एमेरिटस एंड शी वॉज क्वाइट एक्टिव एज अ प्रोफेसर। और उनकी पीएचडी थी इस राइटर पे, जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर। और शी यूज टू टेल अस वेर एवर वी यूज टू मीट, क्योंकि वो बहुत सारे सेमिनार्स में, कई बार हम उनके घर भी जाते थे छोटी मोटी चीज़ों के लिए, कभी बुक्स लेने या कभी किसी काम से। तो वो हमेशा इस नॉवल के बारे में बताती रहती थी। और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो सिलेबस है उसमें जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म जो नॉवल है वो सिलेबस में रखा है। एंड मुझे बेस्ट सोर्सेज से पता चला कि वो मैम की वजह से वो नॉवल रखा गया है, जिसमें पॉलिटिक्स किस तरह से ब्रेन वॉश करती है, पॉलिटिक्स किस तरह से हमेशा कॉमन मैन को वॉर में उलझाए रखती है, पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह से हिस्ट्री को हमारे से दूर करके और उसको चेंज करने का काम किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, किस तरह से पॉलिटिशियंस हमेशा मतलब पावर गेम खेलते हैं, किस तरह से एक दे एस्टैब्लिश अ रिजीम। रिजीम एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किस तरह से एक हेजेमनी और रिजीम, इनके मतलब होते हैं कि पावरफुल लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं वो आम लोगों से उनके वोट लेकर के और उनको इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं उनकी थिंकिंग को कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन उनको ऐसा सुचवा दिया जाता है, दे आर मेड टू थिंक दैट दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। ठीक है। 1984 जो नॉवल है उसकी जो बेसिक्स है, मुझे मालूम है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं और वो हर तरह की डिटेल स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो मेरा जो वीडियो है वो किस तरह से डिफरेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो अगर कोई स्टूडेंट सीरियसली प्रोफेसर बनने का ख्वाब देख रहा है इंग्लिश का, और अगर वो ये नॉवल पढ़े और लिटरली वो लास्ट तक पढ़े और उसे मान लीजिए कुछ समझ नहीं आए, तो मैं हमेशा आई एक्सटेंड माई सर्विसेज टू स्टूडेंट्स अनकंडीशनली। मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उसके बावजूद मैं उनके क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता हूँ व्हाट्सएप पर ऑलमोस्ट डेली।
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है इस नॉवल को समझने में तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इस नॉवल को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत अच्छी सर्विस तो ह्यूमैनिटी की यही हो जाएगी कि हम उस चंगुल से बच जाएँगे जिसके लिए पॉलिटिशियंस हमें अपना शिकार बना दें, ठीक है? और अब मैं थोड़ी डिटेल बताता हूँ कि नॉवल की कहानी क्या है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या करता है और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान मुझे ये नॉवल दोबारा याद क्यों आया। तो पहले मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जिसके लिए स्टूडेंट्स मोस्टली वीडियोज़ चेक करते हैं। हालांकि सम स्टूडेंट्स माइट फील क्वाइट डिजेक्टेड एंड यू नो दे विल फील वेरी बैड कि इस वीडियो में कॉमन वीडियोज़ की तरह मैं बहुत फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो 1984 नॉवल पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे जॉर्ज ऑरवेल ने इस चीज़ के ऊपर भी ऑलरेडी लिख दिया है कि फास्ट बोलने की क्या ज़रूरत है और फास्ट बोल करके थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब कोई स्टूडेंट मुझे मतलब मेरा वीडियो देख करके अगर वो उसको बोरिंग लगता है तो उसको ये नॉवल एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि जिस फील्ड में जाने के लिए वो वीडियो सर्च कर रहा है, नेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए या प्री पीएचडी क्लियर करने के लिए, तो उसको एक थिंकर तो बनना ही पड़ेगा। बिना थिंकर बने वो ये एग्जाम मोस्टली क्लियर नहीं कर सकता। अब थोड़ा मुश्किल हो गया है ये एग्जाम, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बातचीत करता हूँ कि ये जो नॉवल है इसका नाम है 1984 और ये एक डिस्टोपियन नॉवल है। जैसे कि मैंने एक बात बताई, डिस्टोपिया जो वर्ड है वो यूटोपिया का ऑपोजिट होता है। यूटोपिया जैसे आपको मालूम होता है एक इमेजिनरी प्लेस जिसमें हर चीज गुड है, ठीक है। तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? डिस्टोपिया, ये उसका एक ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। और ये एक फिक्शन है, मतलब इसमें कहीं भी कोई चीज रियल नहीं है, इट्स अ प्योर वर्क ऑफ फिक्शन। दूसरा है कि ये 8 जून 1949 को पब्लिश हुआ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और इसको पब्लिश किया था सेकर एंड वारबर्ग, एक कंपनी है उसने। और ये जॉर्ज ऑरवेल का 9th और फाइनल नॉवल था। फ्रेंड्स, जिन दिनों ये नॉवल लिखा जा रहा था उन दिनों जो जॉर्ज ऑरवेल थे, कई बच्चों को ये भी मालूम होना नहीं होगा शायद कि जो जॉर्ज ऑरवेल हैं वो इंडिया में पैदा हुए थे। मोतिहारी जो बिहार में है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ही वॉज आपको मालूम ही होगा कि जो लोग अंग्रेज लोग जो हमारे यहाँ पे सर्विस करते थे, ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज, उनके संतान थे वो। और उनकी एजुकेशन जो है वो इंग्लैंड में हुई थी, बट लेटर ऑन ही वाज रिक्रूटेड इन द डिफरेंट कंपनीज रन बाय द इंग्लिश पीपल। तो उस वक्त ये ट्यूबरकुलोसिस से जूझ रहे थे जब ये नॉवल लिखा गया था। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं जिसमें सपोज आई टॉक अबाउट सर्टेन पोएम्स, सर्टेन राइटर्स, सर्टेन थिंकर्स, सर्टेन बुक्स जिसने मुझे बहुत अंदर तक डिस्टर्ब किया हो और मेरे थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया हो, मुझे एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म दिया हो, या जिसने मुझे कुछ फिलोसॉफिकल चीज़ों को समझने में हेल्प किए, तो उसमें एक तो फ्रेंच काफ्का का नाम आता है बच्चों, जिसका मेटामॉर्फोसिस और ट्रायल पढ़ करके मैं काफ़ी दिनों तक डिस्टर्ब रहा। और एक ये नॉवल है 1984 और एक है एनिमल फॉर्म, इन्हीं का लिखा हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस नॉवल की खास बात क्या है। This novel has given us many new terms and it centers around the consequences of totalitarianism. अब मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलूँगा जो कई जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए या फ्रेशर्स हैं, उनको शायद ये वर्ड्स एकदम समझ में नहीं आए, लेकिन घबराना नहीं है, उसको लिखते जाना है अपनी कॉपी में और उसको समझने की कोशिश करनी है। सो एक वर्ड है टोटलिटेरियनिज्म। एक तरह से आप ऐसा मान लीजिए कि सबको एक ही छड़ी से हाँकना, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक यूनिवर्सलिज्म की को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना, एक तरह का नाट्सिज्म, एक तरह का फांसीवाद, एक तरह का हिटलर शाही जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। मास सर्विलेंस क्या होता है कि जैसे कि सैटेलाइट आपको मालूम है आजकल भेज दिए गए हैं यूनिवर्स इसमें अंतरिक्ष में, और वहाँ से हम हर चीज़ को मतलब का मैप बता सकते हैं। तो जब ये काम नहीं हुआ था उससे पहले ही जॉर्ज ऑरवेल ने, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आर्टिस्ट आर द एंटीने ऑफ सोसाइटी, एज रापाउंड हैज सेड इट,
या आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो राइटर्स होते हैं वो कितना ज़्यादा डीप थिंकिंग रखते हैं, कि उन्होंने इतना प्रोफेटिक विजन उनका होता है कि उन्होंने समझ लिया कि साइंटिफिक डिस्कवरी से ये जो इंसान है वो कहाँ तक पहुँचेगा और किस हद तक जो पावरफुल लोग हैं वो इन गैजेट्स का इस्तेमाल, इन साइंटिफिक डिस्कवरीज का इस्तेमाल मोस्टली पावरफुल बनने के लिए करेंगे और किस तरह से लोगों को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें मास सर्विलेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे सबके घरों में छुपे हुए कैमरास हैं और उनको बिग ब्रदर, एक जो टर्म इसमें यूज की गई है, वो उन सबको देखता रहता है। मतलब कि उनके ऊपर एक नज़र रखी जाती है, हर आदमी की एक्टिविटीज के ऊपर नजर है, ठीक है। और रिप्रेसिव रेजिमेंटेशन ऑफ पीपल एंड बिहेवियर्स विद इन सोसाइटी। अब ये जो रिप्रेसिव रेजिमेंटेशन क्या होता है कि आप इस तरह की रिजीम, इस तरह का साम्राज्य एस्टैब्लिश कर लेते हो कि अल्टीमेटली आप लोगों को you instill a thought in their minds that they are free, but actually they are under surveillance, and actually they are being relegated to slavery, a kind of slavery, ठीक है। तो इस तरह का एक नॉवल है। फिर इस नॉवल के अंदर अच्छा, इसका एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि इसका जो अर्ली टाइटल है वो राइटर ने रखा था द लास्ट मैन इन यूरोप। ये भी एक नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हो, ठीक है। द लास्ट मैन इन यूरोप, ये इसका इन्होंने पहले टाइटल सोचा था, बट बाद में जो फ्रेडरिक वॉरबर्ग थे, जिसके साथ जो इनके पब्लिशर थे, उन्होंने डिस्कस करके और इस टाइटल में और 1984 नाम का जो टाइटल है उसको, मैं बार बार टेंटलाइज हो रहा हूँ कि बुक दिखाता रहूँगा आप लोगों को। इसमें मैंने कई जगह अंडरलाइन कर रखी है, कई जगह इसको फोल्ड कर रखा है, और इसका जो मेरी जो पुरानी बुक थी वो काफ़ी फट गई थी और द पेजेस टर्न्ड येलो एंड डॉग ईयर्ड। सो रिसेंटली आई हैव गॉट दिस न्यू बुक फ्रॉम सम एग्जीबिशन एंड ओवरनाइट आई रेड इट अगैन। मैं अपने बुक्स जब नहीं खरीदता हूँ तो मुझे पता नहीं, एक बच्चों की तरह एक शौक रहता है कि मैं फटाफट फटाफट वापस से पढ़ी हुई किताब को भी मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। और इसके लिए जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कि मैं अपनी वोकैबुलरी को मैंने बहुत सॉलिड किया है ओवर द इयर्स, ठीक है। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डबल एमफिल हूँ, पीएचडी हूँ, या मैंने 16 टाइम नेट कर लिया है या 3 टाइम जेआरएफ कर लिया है। ये सब मेरे इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस के अंदर पार्ट्स हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं शायद कम जानता हूँ, मुझे और पढ़ना चाहिए। मैं थीसिस लिखता रहता हूँ, मैं पेपर्स प्रेजेंट करता रहता हूँ। ये मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं एक रात में बैठ करके नॉवल पढ़ सकता हूँ तो आने वाले जो स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, अगर वो इंस्पायर होते हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि नॉवल पढ़ना केवल रीडिंग करना नहीं होता है। नॉवल पढ़ने का एक डीप मीनिंग ये भी होता है कि क्या हमारे आइडियोलॉजीज, आइडियाज, हमारी जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इस लेवल में आ गई है कि हम राइटर जो कन्वे करना चाह रहा है उसको हम समझ सकते हैं ईजिली, ठीक है। रीडिंग करना इज नॉट वेरी टफ। I think I would have better students, towards the other side of the screen, who must have a very great vocabulary than I have. I have built up so far, but that doesn't mean that they can understand exactly, because जब मैं किसी भी क्लास को पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत स्लोली उनको कई बार टेक्स्ट रीड करने की प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिससे कि उनको सिंपल से सिंपल सेंटेंस के अंदर भी जो डीप मीनिंग है, जो कॉनोटेटिव मीनिंग है, जो इम्प्लाइड मीनिंग है, वो उनको समझ में आए। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा था आप लोगों को कि कैसे 2 टाइटल्स में से राइटर को फिर जो इनके पब्लिशर थे फ्रेडरिक वॉरबर्ग, उनको लगा कि जो 1984 है वो थोड़ा सा न्यूनेस लिए हुए है, थोड़ा सा इसमें एनिग्मा है, थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा, इसकी वजह से शायद बुक बिक जाए। तो मार्केट ने यहाँ भी काम किया और इस वजह से ये नाम रखा गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्टोरी क्या है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन एन इमेजिन्ड फ्यूचर, जैसे कि मैंने बताया कि इमेजिन्ड फ्यूचर में, क्योंकि नॉवल पब्लिश हुआ 1949 में, ओके। और उसमें जो 50 साल आगे का जो समाज है वो दिखा रखा है, जिसमें जो वर्ल्ड है वो एक विक्टिम बन गया है, जिसमें परपेचुअल वॉर हुई है, लगातार वॉर चल रही है, कभी इस देश में कभी उस देश में, और जो लोग हैं वो वॉर कर करके थक गए हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल जो है किसी एक आदमी के हाथ में है, ठीक है। और वो जो पावरफुल पर्सन है उसने एक ऑमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह पर वो मौजूद है थ्रू कैमरास, ठीक है। और उसका एक
एजेंडा है कि वो हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म फैलाए, हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म। हिस्टोरिकल लिखना आता ही है, नेगेशनिज्म में नेगेट लिख लीजिए, NEGATI, ओके, नेगेशनिज्म। तो नेगेशनिज्म का मतलब क्या होता है? नेगेट करना, हिस्टोरिकल चीजों को नेगेट करना। तो आपको पता है कि एक गवर्नमेंट आती है, जैसे आपने इंडिया में भी नोटिस किया होगा कि मैं ये डीपर बातें इसलिए समझाता रहता हूं जब भी मैं वीडियो बनाता हूं बच्चों कि आप फ्यूचर हो। जैसे जब मैं पढ़ता था 20 साल पहले, और मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे मास्टर्स करनी है, या मैं एमफिल कर रहा हूँ, मैं एक एमफिल और कर रहा हूँ, अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ, अब मेरा एक नेट हो गया, अब मेरा दूसरा नेट हो गया, मेरी एक जीआरएफ हो गई। लेकिन एक डिग्रीज कलेक्ट करने के लिए नहीं किया मैंने हमेशा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को मतलब तवज्जो दी है। और ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैंने वो मेहनत की तो आज मैं एक कीमती इंसान बन गया समाज के लिए। कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के इस दौर में एक स्टूडेंट अगर मेरा लेक्चर सुन करके इंटेलेक्चुअल बनता है, या वो उसका थॉट प्रोसेस बढ़ता है, तो आपको नहीं लगता है कि एक आई एम गिविंग माई कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी? तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें तो ऐसे ही पढ़ाया है। और मुझे लगता है सारे सीरियस टीचर अभी भी ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे थ्रू आउट इंडिया, अब्रॉड एज वेल। तो बात चल रही है कि हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म का क्या मतलब होता है। कि ये जो पॉलिटिकल पावर्स हैं लगभग लगभग हर कंट्री में। अच्छा, ये एक इमेजिनरी नॉवल है जिसमें राइटर ने फ्यूचरिज्म की बात की है, और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अ डे विल कम व्हेन द सोसाइटी विल कम एट दिस स्टैंड। एंड डोंट यू थिंक लाइक वी आर समवेयर मूविंग डे बाय डे टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना? हम जिस तरह से आज ही सुबह में एक क्लास को नेट वाली क्लास को जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो आई वाज आस्किंग देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कि ये जो पावर की वॉर चल रही है, ये जो टग ऑफ वॉर है वर्ल्ड के अंदर, आपको नहीं लगता है सब लोग चाहते हैं कि बस हम वर्ल्ड के ऊपर राज करें, हम सेंटर बन जाएं, सब हमारा कहना माने? तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको ब्रेन वॉश करना होगा। भाई केवल आप डंडे के बल पर, बॉम्ब के बल पर लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको अपनी इमेज को भी तो लोगों तक फैलाना होगा। आप लोगों के साथ में जो आइडियाज एसोसिएटेड हैं, उनकी माइथोलॉजी का, उनकी हिस्ट्री का, उनके रिलीजन का, उन सब का आपको अगर ब्रेन वॉश नहीं करोगे, उनकी हिस्ट्री को नेगेट नहीं करोगे, उनकी हिस्ट्री को डंप नहीं करोगे, मेमोरी होल्स में नहीं भेज दोगे। यहाँ पे एक वर्ड आता है नॉवल के अंदर, मेमोरी होल्स के एक डिपार्टमेंट है इसमें, जिसमें वो पुराने सभी नॉवेल्स को, सारे साहित्य को चेंज करने में लगे रहते हैं, और पुरानी चीज को डंप कर देते हैं और नया जो लैंग्वेज है वो लिख देते हैं, और लोगों को अखबारों के थ्रू और जो मीडिया है उसके थ्रू लोगों तक वो नई चीज पहुंचाते हैं। और एक से दूसरी जनरेशन तक आते आते आपको पता है कि वो पुरानी चीज भूल जाएंगे, और केवल एक ये जो प्रोपेगेंडा जो किया गया है, जो प्रोपेगेट कर रहे हैं अपनी न्यू आइडियोलॉजी ताकि इनकी सत्ता बरकरार रहे, ये इसमें दिखाया गया है। तो इसको हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म बोला जाता है। एंड प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा सबको पता है कि इतना ज्यादा एक चीज को मीडिया के थ्रू फैला दो कि लोगों को वो सच लगने लगे, ठीक है? और हर्ड मेंटालिटी लोगों की क्रिएट हो जाए, उनको एक जैसा सोचना सिखा दो ताकि वो कोई क्वेश्चन ही ना कर सके, वो उनकी लैंग्वेज को चेंज कर दो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है इस नॉवल में कि कौन सा वो नॉवल है जिसमें लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट राइटर ने यूज किया है? तो एक इन बिटवीन मैं एक टॉपिक पे आ जाता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो लेक्चर है वो स्टूडेंट्स सीरियसली अटेंड कर रहे होंगे, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यूट्यूब पे आप इसको देखने के बाद काइंडली नीचे कुछ रिस्पॉन्स लिखा करें, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर आकर के और आपको इस तरह के लेक्चर्स दे सकूं। कई बार क्या होता है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो मुझे लगता है कि माइट बी द स्टूडेंट्स आर नॉट थ्रू आउट इंडिया, वैसे भी मेरे वीडियो को ज़्यादा व्यूअर्स नहीं मिल पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि अभी हम थिंकिंग एबिलिटी की तरफ कम स्टूडेंट्स हैं हमारे। लेकिन मैं बिल्कुल होपफुल हूँ, और डे विल कम वेरी सून व्हेन स्टूडेंट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू improve their mental stamina, their intellectual caliber, and ultimately if they really want to fulfill the dream of becoming a professor of English literature, तो उनको अपना मेंटल लेवल तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है? और मैं उसमें लगा रहूंगा। तो बात चल रही है कि इन्होंने ये सारी चीजें यूज की है। परपेचुअल वॉर से पूरा संसार
एक जगह पहुंच गया है जहां पे एक ऑमनी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सर्वेलेंस स्टैब्लिश कर चुकी है, जो हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म पे काम कर रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आता है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, क्योंकि राइटर ब्रिटेन से आपको मालूम है, उन्होंने एक अपने देश का नाम बदल दिया और उसका नाम पड़ गया एयर स्ट्रिप 1, और वो एक प्रोविंस बन गया टोटेलिटेरियन, जिसको उन्होंने नाम दिया है सुपर स्टेट ओशिनिया। ओशियन से बना ओशिनिया, ओशिनिया का क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, और वहां पे केवल एक पार्टी रूल करती है, ठीक है। अच्छा, इस पार्टी ने क्या कर रखा है, थॉट पुलिस अपॉइंट कर रखी है। अभी थॉट पुलिस वर्ड, इसी क्वेश्चन भी आया हुआ है कि थॉट पुलिस वर्ड कौन से नॉवल में आता है। तो थॉट पुलिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मेंटली भी गवर्नमेंट के खिलाफ सोचा है तो कुछ इस तरह का सिस्टम तैयार कर रखा है कि वो आपको धर दबोचते हैं, ठीक है। तो और वो क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल को जो जिसने थॉट क्राइम किया है, हाँ इसमें एक टर्म और आती है थॉट क्राइम, कि उसने अगर गलती से गवर्नमेंट के खिलाफ सोच भी लिया है, तो as I have earlier told that there are certain systems they have devised, developed and propagated, कि वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको प्रोसिक्यूट करते हैं जब तक कि वो गवर्नमेंट के पक्ष में ना बोलने लग जाए। तो जैसे आपने आजकल सोशल मीडिया पे एक वॉर देखी होगी, एक तरफ चमचे हैं और एक तरफ भक्त हैं। आपने ये दो नई टर्म्स हमारे लेक्सिकॉन में इन द लास्ट 7 to 8 years, I have come across these two new lexical items in the parlance. तो चमचे, they follow a particular party, and bhakts, they follow a particular person or party. So being politically correct, I'm not naming the parties, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं मालूम, क्या पता मैं लेक्चर देने के दौरान मुंह से मेरे निकल भी जाए कोई नाम, ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा उसके लिए। अच्छा, अब मैंने जैसे बात की कि इसमें एक बिग ब्रदर है जो डिक्टेटर है, और वो ओशिनिया का लीडर है, और वो उसने कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। कल्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है, जिसको कल्ट ऑफ लीडर भी बोलते हैं, एक फिनोमिनन होता है, आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि एक गवर्नमेंट होती है जिसमें उसका जो लीडर होता है उसको हीरो की तरह उसकी इमेज को बढ़ाया जाता है, और उसकी इमेज को प्रोपेगेंडा के थ्रू बहुत सारे झूठ उसके एसोसिएट उसके साथ कर देते हैं, फेक न्यूज़ के थ्रू, बहुत ज़्यादा स्पेक्टिकल का मतलब होता है शानदार दृश्य, अच्छे कपड़े, जहां भी वो जाए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की जब डेथ हुई थी तो आपने नोटिस किया था कि इतने सारे कलश पूरे इंडिया में भेजे गए थे नदियों में। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अखबार में कि इतनी राख आई कहां से, एक चिता जब जलती तो इतनी राख नहीं होती है। इसका मतलब है कि एक स्पेक्टेकल को क्रिएट किया गया, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी का एक जो पुराना लीडर है जिसको वो यूलोजाइज करना चाहते हैं। मुझे उसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है, मैं पॉलिटिकली हमेशा करेक्ट रहना चाहता हूं, बट अब हमें नॉलेज के लिए इस चीज को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जब हम टीवी पर देखते हैं कि एक बहुत ग्रेट लीडर की डेथ हुई है और इतने सारे अस्थि कलश, तो इतनी अस्थियां या इतनी राख कहां से आई, ये आर्टिकल उस टॉपिक पर था। और इसको कहते हैं एक स्पेक्टिकल क्रिएट करना। स्पेक्टिकल वर्ड जिसको नहीं आता है उसको ये वर्ड सीख लेना चाहिए। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, लेकिन स्पेक्टिकल का मतलब होता है शानदार दृश्य, जिसे हम झांकी बोल सकते हैं, कि जिसमें सजा करके और बहुत क्योंकि जो आम लोग होते हैं ना बच्चों, आम लोगों का देखो, अब तुम जिंदगी में आम बनना चाहते हो कि खास, तुम इसका पता तुमको ऐसे पता चलेगा कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हुए कि जैसे मान ली मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा था और मुझे एक ड्यूटी दी गई कि भाई सोनिया गांधी आ रही है और बच्चों को स्कूल से लेकर के आपको वहां जाना है, वो माला वाला पहनाएंगे। तो मैंने देखा कि बच्चे तो बच्चे, टीचर्स पागल हो जा रहे हैं सोनिया गांधी के नज़दीक आने के लिए, और मैं भी उनकी कैटेगरी में शामिल होते होते अचानक से जब वो मेरे बहुत नज़दीक आती हैं तो मैंने देखा कि मेरी ड्यूटी क्या है। मेरी ड्यूटी है कि मैं बच्चों को देखूं और ना कि उस पॉलिटिकल लीडर को। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अराउंड 22 ईयर्स अगो इट हैपेंड इन माय लाइफ। तो मैंने देखा कि मेरा जो दिमाग है वो उस पर्सनालिटी से हट रहा है और अपनी ड्यूटी पे लग रहा है। मतलब मैं बहुत साल पहले ही इस चीज़ को डिकंस्ट्रक्ट कर चुका हूँ अपनी लाइफ से कि कल्ट को लेकर के या किसी हीरोइक फिगर को लेकर के या किसी एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर के मैं पागल ना हो जाऊं कि मेरी जो तस्वीर है वो कैमरे पे आ जाए और मैं दुनिया को दिख जाऊं। मैं इन चीज़ों से बहुत पहले ही अलग हो गया, ये समझते हुए कि मुझे प्रोपेगेंडा का, फेक
फेक न्यूज़ का या स्पेक्टेकल का पार्ट नहीं बनना है, क्योंकि स्पेक्टेकल का मतलब, और मैं यहाँ पे एक लिंक करना चाहूँगा इस चीज़ को इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए अपने लेक्चर को ज़्यादा, कि जब हम एरिस्टोटल की पोइटिक्स पढ़ते हैं तो आपको सबको मालूम है कि उसने 6 पार्ट्स बताए हैं ट्रेजेडी के। तो आपको मालूम है उसमें वो माइथोस यानी प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, म्यूजिक, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो उसमें जो स्पेक्टेकल है उसका जो नंबर है वो 6th है, कि आप ड्रामा के अंदर प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट रखो, बहुत अच्छी ड्रेस, बहुत अच्छा स्टेज, बहुत शान और शौकत, और जो खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल लास्ट में रखो। इनसे आपके कैथारसिस नहीं आएगा, पिटी फियर नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जब हम सीखने लगते हैं तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। या जैसे मान लीजिए कि मैं वीडियो बनाता हूं, तो मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती है कि मैं इसको एडिट करूं या कि इसको बहुत सुंदर बना दूं, इसको शॉर्ट कर दूं, क्योंकि जिसको सुनना है वो बहुत अच्छी तरीके से एक सीजन्ड टीचर का लेक्चर सुनने के लिए पूरा टाइम डिवोट करेगा और मेरा लेक्चर सुनेगा। इस बिलीव के साथ मैं वीडियो बनाता हूं हमेशा। तो आपने देखा होगा कि शायद कोई भी वीडियो मेरा एडिटेड नहीं है ना, क्योंकि मैं स्पेक्टिकल में बिलीव नहीं करता हूं। लेकिन जिसको कल्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलप करना है वो क्या करेगा, फेक न्यूज का पूरा यूज करेगा, वो स्पेक्टिकल का और तरह तरह के और चीजों को यूज करेगा। अब यहाँ पे ये जो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी है, ये जो टर्म है, ये निकिता खुश्चेव जो कि एक रशियन थी, उन्होंने अपनी स्पीच में 1957 में यूज किया था। तो यहाँ पे इसको दिखाया गया, क्योंकि हालांकि नॉवल पहले लिख दिया गया लेकिन कॉन्सेप्ट पहले से आया हुआ था। ठीक है, तो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का यूज करता है बिग ब्रदर। और इस नॉवल के अंदर कुछ पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज बहुत यूज की गई हैं और कुछ टर्म्स हैं। जैसे इस नॉवल से एक टर्म अपने आप में फेमस हो गई, जैसे हम लोग जब जैसे हम बर्नार्ड शॉ का ड्रामा पढ़ते हैं तो हमें पता है कि शॉ से रिलेटेड एक टर्म फेमस है, शेवियन विट बोलते हैं उसको। या जैसे कि हम काफका पढ़ते हैं तो कैफकेस्क एक वर्ड आ गया, जैसे ब्राउनिस्क वर्ड आ गया ब्राउनिंग की वजह से। या कि ऐसे ही जॉर्ज ऑरवेल से रिलेटेड एक वर्ड आज डिक्शनरी में आ गया है, उसको बोलते हैं ऑरवेलियन। ठीक है, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी टर्म्स इस राइटर ने दी है जो आज लेक्सिकॉन यानी कि लैंग्वेज में शामिल हो गई हैं। ठीक है, जैसे बिग ब्रदर है, डबल थिंक है, थॉट पुलिस है। डबल थिंक का क्या मतलब होता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा लेक्चर को एक्सटेंड करके बताऊंगा कि इस नॉवल के एंड में राइटर ने एक अपेंडिक्स ऐड किया जिसका नाम है न्यूज स्पीक। समझा देता हूं आपको, ये देखिए एक अपेंडिक्स ऐड किया राइटर ने लास्ट में बिल्कुल, और इस अपेंडिक्स के अंदर वो प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज स्पीक बताता है हमको। तो उसमें वो बताता है कि किस तरह से बिग ब्रदर ने अपनी वोकैबुलरी को चेंज किया है। हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म के अंदर उसने हर चीज को चेंज कर दिया, तो उन्होंने लैंग्वेज को भी चेंज कर दिया। क्योंकि जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि इसमें लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है इस नॉवल में, कि लैंग्वेज कैन चेंज आइडियाज एंड आइडियाज कैन चेंज लैंग्वेज, वाइस वर्सा। ये सैपिर-वॉर्फ थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। नेट में लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी पे और सैपिर-वॉर्फ थ्योरी पे कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो इसमें डबल थिंक, थॉट पुलिस, थॉट क्राइम और न्यूज स्पीक जो मैं आपको भी बता रहा था, और एक कॉन्सेप्ट जो बहुत हंसी आती है उसको पढ़ करके, 2 + 2 = 5। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है फ्रांस से ही, जिसके ऊपर अलग अलग थिंकर्स ने बहुत लिखा है। ठीक है, कि कैसे जैसे इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको कि 2 + 2 = 5 का क्या मतलब है इस नॉवल में। कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, आप कभी देखना, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, या वो किसी और पार्टी के लीडर्स हों, उनमें एक स्पोक्स पर्सन होता है। जैसे एनिमल फार्म जो जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ है, उसमें स्क्वीलर एक पिग है। वो क्या करता है, उनका स्पोक्स पर्सन है, वो क्या करता है, ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक बना देता है। मतलब इस तरह से अपनी बात को रखता है कि जैसे आप देखते हो कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स के स्पोक्स पर्सन होते हैं, द मोमेंट दे कम ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ अस, उनको कहो कि भाई आपकी पार्टी ने ये नहीं किया, गैस महंगी होगी, तो वो कहेंगे कि वो इतना सुंदर तरीके से, इतना लॉजिकली अपना रैशनैलिटी के साथ अपना तर्क रखते हैं कि हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल ये महंगी होनी चाहिए थी। अगर हमने ये एक्स्ट्रा दाम नहीं चुकाए गैस के, तो इसका मतलब तो हम तो इंडिया के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम तो टायरेंट्स हैं, हम तो टेररिस्ट हैं, हम तो देशद्रोही हैं। समझे? तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट राइटर ने शुरू किया है, आई मीन जिसको ऑरवेलियन बोलते हैं, और ये सारे शब्द इसमें यूज किए गए हैं। ठीक है, और टोटलिटेरियन मैं बता ही चुका हूं,
और इसमें हर तरह की फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके अंदर अब कहानी क्या है कि एक विंस्टन स्मिथ नाम का, अच्छा इसका एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि इसका फर्स्ट जो सेंटेंस है उस पर क्वेश्चन आया था नेट के अंदर, तो मैं वो सेंटेंस आपको पढ़ के सुनाता हूं नॉवल में से। इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13। अब ये फेमस सेंटेंस है, आप कहोगे इसमें क्या फेमस हो गया? एक तो ये नॉवल फेमस है, इस वजह से इसका जो सेंटेंस है वो फेमस है, और इसका लास्ट सेंटेंस भी बहुत फेमस है। इसका लास्ट सेंटेंस मैं पूरा पैराग्राफ ही पढ़ देता हूं, आपकी इजाजत हो तो। कि लास्ट में जो हमारा हीरो है इस नॉवल के अंदर, वो क्या करता है, विंस्टन स्मिथ उसका नाम है, वो पहले पार्टी के खिलाफ है, बिग ब्रदर के, और लास्ट में उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि वो जब उस टॉर्चर रूम से बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि वो इतना गलत सोचता था पहले सरकार के बारे में। तो वो लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। ही गेज्ड अप एट द enormous face. 40 years it had taken him to learn what kind of smile was hidden beneath the dark mustache. Oh, cruel, needless misunderstanding. Oh, stubborn, self-willed exile from the loving breast. 2 gin-scented tears trickled down the side of his nose. But it was all right. Everything was all right. The struggle was finished. He had won the victory over himself. He loved Big Brother. अब मैं जब ये पढ़ रहा हूँ तो आई एम फीलिंग हॉरिपिलेशन, मुझे रोमांच हो रहा है, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक राइटर इतना खूबसूरत फिक्शन लिख सकता है जिसके थ्रू वो जो मैनिपुलेशन जो गवर्नमेंट्स करती है आम आदमी के साथ, जैसे जिस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है रशिया के द्वारा कि यूक्रेन वॉर इज जो वेजिंग ऑफ द वॉर है वो करेक्ट है, लेकिन जब तुम थिंकर बनोगे, मैं अभी आपके जो विचार है वो नहीं बदल सकता बच्चों, क्योंकि एक होता है एक पीएचडी फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास जो आइडियाज हैं, मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम जरूरी नहीं कि आपकी वो डेवलप हो जाए। और क्योंकि आजकल एक फैशन चल रखा है हर चीज को ट्रोल करने का, और बिना सोचे समझे, बिना उस लेवल में आए किसी भी बड़े आदमी को कोई भी कुछ भी कह देता है। मैं उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करता हूं हालांकि, क्योंकि इसी से हम थिंकर बनते हैं, इसी से हम प्रोफेसर की कैटेगरी में आते हैं। आप भी आओगे एक दिन जरूर, कि कोई कह रहा है तो हम कम से कम उसको एक्सप्रेशन को समझें। पागल हो जा रही है दुनिया, बोले नहीं उससे पहले लोग ट्रोल करने में लगे रहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ करके ऐसा लगता है कि किस तरह से इस नॉवल के अंदर राइटर ने दिखाया कि एक आदमी जो बिग ब्रदर के खिलाफ है और थॉट क्राइम करता है, किस तरह से पकड़ा जाता है और किस तरह से उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और लास्ट में वो वैसे ही सोचने लगता है जैसे गवर्नमेंट चाहती है, मतलब जिसको हेजेमनी बोला जाता है कि उसके ऊपर हेजेमनी इस तरह से, जिसको मार्क्सिज्म में भी और अलग अलग टर्म्स में मतलब बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। अभी मैं वापस एक बार स्टोरी पे आता हूं, कहीं मैं वीडियो लंबा ना हो जाए। मुझे लगता है लंबा वीडियो भी मेरे स्टूडेंट्स देखते ही होंगे, ठीक है। तो इसमें कहानी कैसे आगे बढ़ती है कि एक पार्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो टोटलिटेरियनिज्म पे बिलीव करती है। इट इज रूल्ड बाय द पार्टी अंडर द आइडियोलॉजी ऑफ इंकसॉक, एक इंग्लिश सोशलिज्म का शॉर्ट फॉर्म है। अतः मतलब इस नॉवल में दिखाया कि हर चीज के शॉर्ट फॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। उसको इंकसॉक मतलब इंग्लिश सोशलिज्म, और एक मिस्टीरियस लीडर है बिग ब्रदर, वो उसको चलाता है, ठीक है। और थॉट पुलिस लगा रखी है उन्होंने, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। तो लंदन में कहानी शुरू होती है जिसका मैंने पहला सेंटेंस आपको बता ही दिया है। ये आउटर पार्टी का एक मेंबर है, विंस्टन स्मिथ इसका नाम है, जो काम कहां करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, जबकि वो मिनिस्ट्री ऑफ अनट्रूथ है। लेकिन यही इस नॉवल की खास बात है कि इसमें पैराडॉक्सिकल नाम रखे गए हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखे तो आप समझ जाना कि इस नॉवल की खास बात यही है, इस जिस चीज के लिए फेमस है। जैसे मैं आपको एक दो सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूं। इसमें पेज नंबर 11 पे कुछ सेंटेंस है कि वहां पे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स के अंदर, देन द फेस ऑफ बिग ब्रदर फेडेड अवे अगेन एंड इंस्टेड द 3 स्लोगन्स ऑफ द पार्टी स्टूड आउट इन बोल्ड कैपिटल्स। अब वो 3 जो स्लोगन्स है पार्टी के, वो क्या हैं? वो है
वॉर इज पीस। मतलब कितना पैराडॉक्सिकल सेंटेंस है, वॉर इज पीस। हाउ कैन वॉर बी पीस? लेकिन आपको पता है कि वॉर इज वेज्ड इन द नेम ऑफ पीस। जैसे रशिया ने कहा कि हम मजबूर हैं यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। अब आप हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ ये तो सही है, और बहुत सारे लोग मैसोचिस्टिकली दे आर हैप्पी कि वॉर हो गई, अच्छा है, सबक सिखाओ उसको। तो वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी। सेकेंड स्लोगन है इनका, फ्रीडम इज स्लेवरी। हाउ कैन फ्रीडम इज बी स्लेवरी? तो इसमें पूरा न्यूज स्पीक लास्ट में जो अपेंडिक्स राइटर ने ऐड किया है कि भाई ओशिनिया में किस तरह से जो अखबार है द टाइम्स, उसके अंदर जो लैंग्वेज छपती है उसने इन्होंने कैसे लैंग्वेज को बिल्कुल बदल दिया है। ना नाउन में